मेरा नाम पलवशा है। मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है। मैं पेशावर की एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा कद 4 फीट 10 इंच है और रंगत दूध की तरह गोरी है। और मैं इस वक्त भी काफ़ी पुरकशिश जिस्म की मालिक हूँ। मेरी शादी 19 साल की उम्र में अपनी फुफ्फो के बेटे असफंज यार से हो गई, जो सरकारी जॉब करता है, लेकिन ये मिडिल क्लास फैमिली है। इसलिए शादी के बाद मेरे बाप के घर वाले मज़े ख़त्म हो गए। ना मैं यहाँ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पैंट शर्ट पहन सकती हूँ और ना मेरे शौहर की गाड़ी है कि मैं अपना ड्राइविंग का शौक़ पूरा कर सकूं। शादी के 1 साल बाद ही मेरी सास की बातें भी शुरू हो गईं कि लड़की हमें बच्चा नहीं दे सकती। और शादी के 1 साल बाद ही असफंज यार मुझसे हफ्ते में एक मरतबा ही मिलता था। 3 माह ऐसे ही गुजर गए। इसके बाद असफंज यार हमारे पास आने से भी कतराते थे और मैं इसी वजह से डिस्टर्ब रहने लगी थी। अगले 2 सालों में मेरी सास और मेरी नंदों के ताने मुझे बागी बना गए। मैंने असफंज यार से शिकवे शुरू कर दिए और फिर इसे अपना फाइनल फैसला बताया कि मुझे रखना है तो अलग घर में रखो, वरना मुझे तलाक दे दो। इस पर असफंज यार खासा परेशान रहने लगे और चंद दिनों बाद ही मुझे आकर कहा कि मैंने एक एनजीओ में आपकी बात कर ली है। वो एनजीओ डेरा इस्माइल खान के सैलाबज़दा इलाकों में काम कर रही है। आप सिर्फ 3 महीने वहाँ लगा लो ताकि मैं सारा सिस्टम सेट कर लूँ और अपने अलग घर का इंतज़ाम भी कर लूँ। मैं शादी से पहले एक एनजीओ में कुछ काम कर चुकी थी। अगले 3 दिन बाद मैं 6 सितंबर 2022 को पेशावर से डेरा इस्माइल खान जा रही थी। मुझे आज़ादी की फ़िज़ा में आने का मौका मिल गया, वरना तो इस घर में शकदार माहौल में अब मेरे सांस उखड़ने लगे थे। यहाँ आते वक्त मैं अपने साथ अपना पसंदीदा लिबास पैंट शर्ट लाई थी और ऑफिस ज्वाइनिंग के पहले ही दिन जीन्स और शर्ट पहन कर आई। ऑफिस के 45 साल का सर मेरा दीवाना हो गया और अगले 2 रोज़ में उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए गाड़ी का बोल दिया है हेड ऑफिस को, जो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। तो मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। सैलाबज़दा इलाकों की सर्वे के लिए जाते तो सर मुझे अपनी गाड़ी में ले जाते। मेरी शादी को इस वक्त 3 साल हो गए थे और मैं इस वक्त 22 साल की थी। मैंने ऑफिस के एक लड़के शहजाद से थोड़ी बातचीत शुरू कर दी थी। शहजाद का कद 6 फीट से ज़्यादा था और काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ आगाज़ हुए मुझे 15 दिन हो गए थे जब सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर गाड़ी की चाबी दी और साथ मुझे आज रात शहर के एक मारूफ होटल में खाने की दावत दी। तो मैंने सर को मोहब्बत से ओके कर दिया। आज मैंने एक गांव की ख़वातीन की मुकम्मल लिस्ट और डेटा जमा करना था और गांव जाकर एक औरत से सबके आईडी कार्ड लेकर आने थे। पहले तो सर ने कहा कि आप और मैं एक साथ चलते हैं, चलो थोड़ी गपशप भी लगी रहेगी। फिर जब मैं गाड़ी निकालने लगी तो सर के घर से कॉल आ गई थी कि इनके बेटे का हादसा हो गया है। तो सर मुझे ये कहते हुए चले गए कि ऑफिस में से किसी लड़की को साथ ले जाती। मैंने ऑफिस की एक लड़की को साथ चलने का कहा तो वो मुंह बनाकर चली गई। साहिब को मुझ पर शफकत किसी लड़की को अच्छी नहीं लगती थी। मैं गाड़ी लेकर अपने क्वार्टर में आ गई। यहाँ एक खाला मेरे साथ रहती थी। मैंने क्वार्टर में आकर शावर लिया और ब्लैक जीन्स के ऊपर हाफ बाजू वाली पिंक टी शर्ट पहनी और चश्मा लगाकर गाड़ी लेकर निकल गई। यहाँ पर किसी को इल्म नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ, बल्कि शहजाद की अदाओं से लगता था कि वो मुझसे शादी का सोच रहा है। और मैंने भी किसी को बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की कि मैं शादीशुदा हूँ। वैसे भी ये नाम की ही शादी थी। मैं अपने क्वार्टर में 3 बजे निकली थी और जब गांव में मुझे जाना था वो शहर डेरा इस्माइल खान से 35 किलोमीटर के फासले पर था, जिसमें 24 किलोमीटर पुख्ता सड़क और बाकी 11 किलोमीटर कच्चा और गंदा रास्ता था, जिसमें एक्सक्लूसन सैलाब के बाद खाइयाँ बन गई थीं। मैं अभी रास्ते में थी कि सर की कॉल आई और उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि
को लेकर जा रही हूँ, जिस पर वो मुतमईन हो गए। अगर मैं बताती कि अकेली जा रही हूँ तो शायद वो वापस बुला लेते। फिर उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए आज के खाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं और कल शाम को दरिया की तरफ बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैंने इसे ओके कह दिया। मैं 5 बजे गांव पहुंच गई। मौसम खासा गर्म और हबस ज़्यादा था और मुझे काम ख़त्म करते करते शाम हो गई। और जब मैं वापसी के लिए गाड़ी में बैठी तो इतना अंधेरा छा गया था कि मुझे गाड़ी की लाइट्स चलानी पड़ी। मैंने एक मस्त सा गाना लगाया और इस कच्चे रास्ते पर आहिस्ता से मेन रोड की तरफ जाने लगी। मैंने मेन रोड तक का तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिया था जब गाड़ी अचानक बंद हो गई। मैंने लाख जतन किए लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। यहाँ पर मोबाइल सर्विस दस्तियाब नहीं होती थी। जब तक कि मेन रोड तक पहुंच जाती मुझे गाड़ी चलाने के अलावा इसकी और कोई मालूमात नहीं थी। फिर भी मैं बोनट खोल कर इसको देखती रही, बैटरी के टर्मिनल भी चेक किए और एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की भरपूर कोशिश की लेकिन नाकाम रही। मैंने बाहर निकलकर इधर उधर देखा लेकिन कहीं से ना तो कोई रोशनी नज़र आती थी और ना कोई आवाज़। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। गाड़ी की डिम लाइट्स जल रही थी और मैं इनके सामने गाड़ी से 10 फीट के फासले पर खड़ी जायज़ा ले रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और इसी दौरान करीब की झाड़ियों से किसी खौफनाक जानवर की भारी भरकम आवाज़ उभरी। पहले तो मैं साकत खड़ी रही और फिर मैं गाड़ी की तरफ भागी और इसके अंदर बैठकर दरवाजे लॉक कर दिए। मेरा खौफ से बुरा हाल हो रहा था। मोबाइल उठाकर देखा तो इस पर एमरजेंसी कॉल्स ओनली का ऑप्शन था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। रात के 9 बजने वाले थे जब सामने से एक इंसान आता दिखाई दिया जो रफ्ता रफ्ता गाड़ी के करीब आ रहा था। यह तकरीबन 6.5 फीट का आदमी था जिसने मैली सफ़ेद कमीज और वैसी मैली सफ़ेद धोती बांधी हुई थी। सर पर भी सफ़ेद पगड़ी थी और इसने एक शापर उठाया हुआ था। वो हैरत से गाड़ी देखता करीब आ रहा था। फिर मैं जल्दी से गाड़ी से निकलकर इसके सामने आ गई और जल्दी से बोली कि चाचा, मैं एनजीओ से हूँ और आपके गांव आई थी और वापसी पर गाड़ी ख़राब हो गई है। चाचा खामोशी और हैरत से मेरा चेहरा देखता रहा। फिर सिर्फ एक लफ्ज़ बोला, अच्छा, और वो फिर खामोश हो गया और अपनी निगाहों से मुझे देखने लगा। इसका खामोश अंदाज, छोटे कमज़ोर चेहरे पर बड़ी मूंछें और गहरी स्याह रंगत से मुझे खौफ आने लगा था। वो काफ़ी देर खामोशी के बाद बोला, यहाँ बहुत से गीदड़ और सूर हैं, तो मेरे साथ मेरे घर चलो। इसके घर का सुनकर मेरी कुछ तसल्ली हुई कि चलो कोई औरतें भी होंगी और मैं यहाँ से इसके घर में महफूज रहूँगी। वैसे भी मैं इस गर्मी में गाड़ी के अंदर शीशे बंद करके नहीं बैठ सकती थी और बैठ भी जाती तो महफूज बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कुछ देर पहले मैं खुद एक ख़तरनाक जानवर देख चुकी थी। मैं गाड़ी से अपना हैंडबैग और मोबाइल उठाकर इसके पीछे चल पड़ी। वो थोड़ी देर इस गांव वाले रास्ते पर चलते हुए दाएं जाने में एक पगडंडी पर चलने लगा। वो खामोशी से चलते जा रहे थे और मैं इसके पीछे चल रही थी। एक जगह मैंने मोबाइल की टार्च रोशन की तो इसने जल्दी से कहा, इसको बंद कर दो। मैंने फ़ौरन टार्च ऑफ कर दी और इस गुप्त अंधेरे रास्ते के पीछे खामोशी से चलती रही। और आधे घंटे बाद दरख्तों के एक छोटे से झुंड के पास एक कच्चे मकान के दरवाजे पर रुक कर इसने दरवाजे की कुंडी खोली। यह 2 पिट वाला लकड़ी का दरवाज़ा था जिसके एक पिट के साथ जंजीर वाली कुंडी लगी थी। 4 फीट की छोटी 4 दीवारी वाले मकान में गुप्त अंधेरा था और यहाँ किसी की मौजूदगी के कोई आसार नहीं थे। वो एक अकेले कच्चे कमरे की तरफ गया जो एक कोने में बना हुआ था। इसने जेब से चाबी निकाली और लॉक खोलकर इस दरवाजे के दोनों पिट को खोलता अंदर चला गया और चंद लम्हों बाद इस छोटे कच्चे कमरे में आंखों को चुभती तेज रोशनी फैल गई। कमरे में एक साइड पर मोटी सख्त बांध से बनी एक पुरानी चारपाई पड़ी थी जिस पर एक छोटा मैला तकिया पड़ा था, जबकि दूसरी साइड पर शायद गंदम के कुछ थैले और बर्तन बिखरे हुए थे। मैंने गला साफ करते हुए पूछा, चाचा, आपके घर कोई नहीं रहता? तो वो कुछ देर खामोशी के बाद बोला, मेरी जाल मर गई है, 10 साल थी गए हों। मैं कुछ समझ गई थी कि इसकी वाइफ 10 साल पहले फोत हो गई थी।
मेरे लिए सराइकी समझना कुछ इसलिए भी आसान था कि पेशावर में हमारे बहुत से मोहल्लेदार हिंद को बोलते थे। मैं कमरे से बाहर दरवाजे के पास खड़ी आने वाली गाड़ियों के बारे में सोच रही थी और आसपास के माहौल का जायजा ले रही थी कि चाचा ने कहा कि आ जाओ, खाना खा लो। तो मैं कमरे में अंदर गई और चारपाई पर बैठ गई। चाचा ने बर्तनों में से एक बड़ी प्लेट उठाई और एक लाई गई शापर से पके हुए चावल निकाले और शापर प्लेट में अंडेला और प्लेट मेरे साथ चारपाई पर रख कर शापिर बाहर फेंका और मेरे साथ चारपाई पर बैठते हुए प्लेट मेरी तरफ करके बोले, खाओ। मैं सर झुकाए खामोश बैठी थी और मेरा खाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, खासकर इस माहौल में ये खाना। चाचा ने दूसरी बार मेरा हाथ प्लेट की तरफ किया और खाने का इशारा किया और मेरे इनकार पर वो एक बार फिर अच्छा कहकर चावल खाने लगा। चाचा ने थोड़े से चावल खाए और प्लेट को साइड पर रख कर कपड़े से ढांप दिया और मेरे साथ बैठ गया। काफ़ी देर बातें करने के बाद चाचा ने कहा, तुम अब सो जाओ और मैं थोड़ा आराम कर लूँ। ये कहकर वो दूसरी चारपाई पर जाकर सो गया। मैं समझ चुकी थी कि मैं अब यहाँ पर फंस चुकी हूँ और अब यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि गाड़ी भी ख़राब है। अब मैं आंखें बंद करके गहरी सोचों में डूब गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। चाचा ने भी आंखें बंद कर ली थीं और कुछ देर बाद इसके खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी थी। काफ़ी देर बाद मैंने आंखें खोलकर दरवाजे से बाहर देखा तो तारीकी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी और आसमान रोशन होना शुरू हो गया था, यानी सुबह हो गई थी। और मैं यहाँ से जाने का सोचने लगी, लेकिन मुझे ये भी इल्म नहीं था कि मेरी गाड़ी किस साइड पर खड़ी है, क्योंकि मैं यहाँ चाचा के साथ अंधेरे में आई थी और मुझे ना तो रास्ते का इल्म था और ना ही गाड़ी की सिमत का। कमरे से बाहर सहन में खासी रोशनी फैल गई थी, लेकिन अभी तक सूरज तुलू होने में अभी शायद 20-25 मिनट बाकी थे। मैं चारपाई से उठी और मैंने जल्दी से अपना हैंडबैग और मोबाइल उठाया और मैं रूम से बाहर आ गई और मैं सहन के इस मेन दरवाजे से बाहर निकली और सिमत का तयन करने के लिए इधर देखने लगी कि मुझे किधर जाना है। फिर इसी तरह मुझे एक हल्के निशान की पगडंडी जाती नजर आई। जिस तरफ से सूरज तुलू हो रहा था मैंने इसी पर चलने का फैसला किया और इसी तरफ चलने लगी। चलते चलते मैं काफ़ी थक चुकी थी तो सोचा कि कुछ वक्त यहाँ बैठकर खुद को रिलैक्स कर लूँ, तो इसलिए मैं एक दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ गई। मैंने हैंडबैग से मोबाइल निकाल कर देखा तो इस पर सर्विस बिल्कुल नहीं थी। सुबह के 5:15 बज रहे थे। मैंने यहाँ से उठने की कोशिश की कि किसी तौर गाड़ी तक पहुँच जाऊँ और इसी दौरान मेरे कानों में ट्रैक्टर के आने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन उठ गई। मैंने इस तरफ देखने की कोशिश की जिस तरफ से ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही थी। फिर देखा कि ट्रैक्टर यहाँ से खासे फासले पर जा रहा था। मैं इस तक नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि मुझसे अब तो चला नहीं जा रहा था और ट्रैक्टर जिस रास्ते पर दूसरी तरफ जा रहा था। फिर अनजाने में मेरा बैग वाला हाथ ऊपर उठ गया और फिर 1-2 सेकंड बाद ही ट्रैक्टर वहीं रुक गया। मैंने इसे रुकता देखकर इस तरह चलने की कोशिश शुरू कर दी। फिर शायद मेरी तरफ देखकर ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर मेरी तरफ मोड़ दिया और ऊंचे ऊंचे टीलों और गड्ढों से होता ट्रैक्टर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा तो मैं एक ऊंची जगह पर बैठ गई। 5-6 मिनट में ट्रैक्टर मेरे करीब आकर रुक गया और इसका ड्राइवर हैरत से मेरी तरफ देखता ट्रैक्टर से उतरने लगा। दूर से शायद इसने मुझे पैंट शर्ट में देखकर मुझे लड़का समझा था और करीब आने पर जब इसने देखा कि मैं एक फैशनेबल लड़की हूँ और मैं जंगल में घूम रही हूँ, वो मेरे करीब आया और सराइकी ज़बान में ही पूछा कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने इसे बताया कि फलां गांव से जो रास्ता मेन रोड की तरफ जाता है इस पर मेरी गाड़ी खड़ी है, मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। वो इधर उधर देखते हुए बोला, जो खड़ के साथ सफ़ेद गाड़ी रात से खड़ी है। मैंने जल्दी से इस बात में अपना सर हिला दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर जिसकी उम्र 35 साल तक लग रही थी, इसने बोला कि वो गाड़ी मैं रात देख आया था, रास्ते में खड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी इस साइड पर है, आप गलत साइड पर जा रही हो। ट्रैक्टर ड्राइवर ने इसी तरफ इशारा किया जिस तरफ से मैं आ रही थी। फिर इसने बोला, चलो आओ मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ, और वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक्टर की तरफ ले आया।
अब इतने ऊंचे ट्रैक्टर पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं कभी ट्रैक्टर पर बैठी नहीं थी। जब मैंने दोबारा ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश की और मैं चढ़ने में नाकाम रही, और तीसरी बार मैं ऊपर सीट तक पहुंच गई और ट्रैक्टर की साइड पर बैठ गई, और ड्राइवर दूसरी तरफ से घूमकर अपनी सीट पर आया और इसने ट्रैक्टर चला दिया और नाहमवार रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। और जब वो चाचा के मकान के करीब पहुंचा तो ऐसा हुआ कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपनी एक सफ़ेद चादर मुझे दे के, इसे ओढ़ लो, हमारे इलाके में पैंट शर्ट को अच्छा नहीं समझा जाता। मैंने जल्दी से चादर को इस तरह अपने गिर्द लपेटा कि मेरा सर और आधे चेहरे को साथ में सारी इसी में छुप गई। जब ट्रैक्टर चाचा के मकान के पास से गुजरा तो मैंने खिड़कियों के साथ इस मकान में देखा तो चाचा इधर उधर देख रहा था। इसने शायद ट्रैक्टर में बैठे हम दोनों को देखा था, लेकिन मेरे पर चादर होने की वजह से वो पहचान नहीं पाया और ट्रैक्टर इसके घर से आगे निकल गया। यहाँ से कुछ फासले पर जाने के बाद ट्रैक्टर ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरता एक ऐसे टीले से उतरने लगा जहाँ से दूर मुझे अपनी गाड़ी दिखाई दी, और एकदम मैंने चलाकर कहा, वो रही मेरी गाड़ी। ड्राइवर ने बोला, मैं रात इसे देख गया था। और फिर हम गाड़ी के करीब पहुंच गए। ड्राइवर ट्रैक्टर से उतरकर दूसरी साइड से आ गया और मुझे नीचे आने का बोला। मैं सीट से उतरी और अपनी गाड़ी के करीब आ गई तो ड्राइवर मुझे गौर से देखता रहा और फिर बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मैंने इसकी बातों को नज़रअंदाज करते इसका शुक्रिया अदा किया और बोली, नज़दीक कोई मिस्त्री मिल सकता है? बोला, गाड़ी को तो मैं भी थोड़ा बहुत देख लूँगा और फिर इसे ट्रैक्टर से खींचकर मेन रोड पर मिस्त्री के पास भी पहुंचा दूंगा, लेकिन आप मेरे दिल की बात नहीं समझ रही और आपको देखकर ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने सर झुकाए आस्था से बोलना शुरू किया कि मैं आपके दिल की बात समझ रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की और आप दिल से कह रहे हैं तो मैं आपके बारे में सोचूंगी। आप अपना नंबर मुझे दे दें, मैं 2-4 दिन में तुम्हें बताऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। ड्राइवर ने मुतमईन अंदाज में बोला, तुम पठान लड़की हो और पठान कभी वादा खिलाफी नहीं करते। तुम पठान वादा कर रही हो तो मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। मैंने अपना सर ऊपर उठाया और अपने बाल चेहरे से झटक कर इसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि एक पठानी का तुमसे वादा रहा कि मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। फिर इसने अपना नंबर बताया जो मैंने इसके नाम गुल खान पर सेव कर दिया। मैंने गाड़ी के दरवाजे खोले और अपना हैंड बैग इसमें फेंक दिया और मोबाइल भी रख दिया। वो बोनट खोल कर कुछ देर झुका रहा और फिर अपना सर उठाकर बोला, इसका इतना मसला नहीं है, आप अपनी सीट पर बैठें, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। मेरी तो जान में जान आ गई। मैं जल्दी से डगमगाई ड्राइविंग सीट पर आ गई और ट्रैक्टर से प्लास लेकर फिर बोनट में झुक गया और फिर आवाज़ दी कि गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने जैसे ही सलब मारा गाड़ी स्टार्ट हो गई और मेरा दिल खुशी से झूम उठा। वो बोनट बंद करके मेरी साइड पर आया और बातें करता रहा कि आपका इंतज़ार करूँगा, और इसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं आहिस्ता से गाड़ी चलाती मेन रोड की तरफ बढ़ रही थी और फिर एक ख्याल आते ही मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को फ़्लाइट मोड में लगाया। अब मैं ऑफिस के सर और क्वार्टर को खाला के जहन में कहानी बनाने लगी। गाड़ी मेन रोड पर पहुंची तो मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मैं तकरीबन 10:30 बजे शहर पहुंच गई थी और भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। तो मैंने एक मशहूर दुकान के सामने गाड़ी ठहरा दी और वहां से छोले पुलाव का पार्सल पैक ले लिया और क्वार्टर की तरफ जाने से पहले मोबाइल ऑन करके ऑफिस के एक चपरासी को कॉल करके इसे अपने क्वार्टर में से ज़रूरी कागजात ले जाने का बोल दिया। अपने क्वार्टर पहुंची तो इसका बाहर से ताला लगा था। मैंने दिल में शुक्रिया अदा किया और गाड़ी को साइड पर खड़ा करके लॉक खोला और क्वार्टर में चली गई। अगर क्वार्टर में खाला मौजूद होती तो इसे अलग से वजाहतें देनी पड़ती कि मैंने इतनी ज़्यादा देर कहाँ लगा दी। मैं कुछ देर सोफे पर बैठी आंखें बंद करके सुकून लेती रही। इसी दौरान ऑफिस के चपरासी आ गया। मैंने गांव से जमा किया गया सारा डेटा इसके हवाले किया और इसे बोला कि साहब की टेबल पर रख दे। फिर मैंने सर को कॉल करके बताया कि रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगी। वो ऊपर से सदके वारी हो रहे थे कि मैं आता हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मैंने थैंक्स बोला और कॉल बंद कर दी। कॉल बंद करके मैं बाथरूम चली गई
और ख़ुद को फ्रेश किया। मैंने अपना लिबास चेंज किया और अपने रूम में आकर छोले पुलाव का पैकेट खोला और अपनी भूख मिटाई, साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया। और इसी दौरान खाला भी आ गई। उन्होंने रात घर में ना आने का पूछा तो मैंने इसे बताया कि साइड पर गए थे और मैं सर की गाड़ी में थी जिसका हादसा हुआ और मुझे अंदरूनी चोटें आईं और मैं सोने लगी हूँ। आप क्वार्टर को आगे से लॉक करके चली जाएं और शाम को आ जाना। खाला जी बेहतर कहती चली गई और मैं बेड पर लेट कर सो गई। रूम से बाहर बर्तन गिरने की आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई और बाहर खासा अंधेरा छा चुका था। मोबाइल उठाकर देखा तो सर की कॉल्स के साथ मेरे शोर अश्विन यार की कॉल्स भी आई हुई थी। मैंने पहले अश्विन यार को कॉल करके बताया कल रात से सख्त बुखार था, अभी जागी हूँ और बेहतर हूँ। फिर सर को कॉल की तो इसने बताया कि मैं खासा परेशान था और अब आपके क्वार्टर की तरफ आने लगा था। मैंने इसे रोका कि अब बेहतर हूँ और सुबह ऑफिस आऊँगी। फिर मैं उठकर पहले कमरे में कुछ देर चलती रही और फिर बाहर खाला के पास चली गई। खाला खाना तैयार कर रही थी। मैं इनके साथ कुछ देर बैठकर बातें करती रही और फिर बाथरूम में शावर लेने के बाद बाहर आई तो खाला खाना लगाना चाह रही थी, जिसे रोका कि अभी मुझे भूख नहीं है और फिर खाला को साथ लेकर गाड़ी पर शहर घूमने चली गई। ये खूबसूरत शहर है और खुसूसन यहाँ दरिया सिंध के किनारे बहुत सुकून मिलता है। ताज़ा हवा के मज़े लेने और आइसक्रीम खाने के बाद हम रात 12 बजे क्वार्टर पर वापस आए, खाना खाया और सो गए। सुबह फिर वक्त पर वापस चली गई जहाँ सर के साथ सारे लड़के, खुसूसन शहजाद मेरे लिए परेशान था कि मैं कल ऑफिस नहीं आई थी। दिन 12 बजे सर ने किसी काम के बहाने मुझे अपने रूम में बुलाया और रात को बाहर खाना खाने का कहा, जिसके जवाब में मैंने इसे 1-2 रोज़ इंतज़ार का बोला कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं। बहरहाल सर को मेरी बात लाजमी माननी थी। फिर अगले 2 रोज़ भी गुजर गए और मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी, बल्कि अब मेरा भी दिल करने लगा था कि मैं कहीं बाहर जाकर खाना खाना चाहिए। शाम के बाद सर मुझे लेने आ गए। मैंने इस रोज़ भी पैंट शर्ट पहनी थी और तेज़ खुशबू लगाकर जब मैं सर की गाड़ी में दाखिल हुई तो मुझे देखकर मदहोश सा हो गया। फिर वो मुझे दरिया किनारे एक फास्ट फूड पर ले गया जहां हमने ओपन एयर में बैठकर खाना खाया। फिर होटल का बिल पे करके सर ने कहा वापस चलते हैं, तो मैंने बेदिली से कहा चलें और बेदिली से इसके पीछे गाड़ी तक आ गई। रास्ते में वो मुस्कुरा कर मुझे देखता रहा और मैं सारे रास्ते इसकी बातों पर बस हूँ हाँ करती रही। सुबह हुई, मैं ऑफिस गई। ऑफिस में भी मेरा दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। छुट्टी से कुछ टाइम पहले लंबे शहजाद ने मेरे ऑफिस आकर इल्तिजा की प्लीज़ आज खाना मेरे साथ खा लें, तो मैंने इसकी दावत कबूल की। शाम के बाद शहजाद मोटरसाइकिल लेकर आ गया और एक होटल पर ले गया। खाने के बाद इसने पूछा कि साइड पर कहीं चलें। मैंने कहा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर मैं इसके पीछे बाइक पर बैठ गई। इसने रास्ते में इजहार किया था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैंने भी हल्की सी रजामंदी जाहिर करते हुए कहा कि प्लीज़ एक दूसरे को देख लें तो फिर सोचेंगे। सुबह मैं 9 बजे बेदार हुई। मेरे सर में शदीद दर्द था, लेकिन मैं नहाने और नाश्ते के बाद एक हल्का सा सूट पहनकर ऑफिस चली गई। अगले 3 दिन मैंने इसी बोरियत में गुजारे। सर जावेद ने मेरी परेशानी पूछी तो इसे बताया कि मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं पेशावर जाना चाहती हूँ। तो सर जावेद ने कहा कि कल इस गांव में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और आप वहाँ से वापसी पर घर चली जाना और इतवार की शाम आ जाना और मेरी दावत भी इस रोज़ कबूल कर लेना। सर जावेद ने अपने पर्स से 5000 वाले 4 नोट निकाल कर दे दिए और मैंने इन्हें अपने हैंड बैग में रख लिया। अगले रोज़ जुम्मा था और हमको सुबह जल्दी इस गांव के लिए निकलना था। सर जावेद की कॉल आई तो मैंने इसे बताया कि मैं अपनी गाड़ी पर निकल रही हूं और वापसी में वहां से सीधी अपने घर पेशावर की तरफ निकल जाऊंगी। मैंने बेकरी से निमको चिप्स, केक, बिस्किट और जूस के साथ बहुत सी चीज़ों के 2 शापर भर लिए थे, क्योंकि गांव में मेरी पसंद की चीज़ें दस्तयाब नहीं होती थीं और वापसी पेशावर का लंबा सफ़र भी करना था। मेरा सर से मुस्तकिल रबता था और मैंने ऑफिस वाली गाड़ियों को मेन रोड पर पाया था। इमदादी सामान के ट्रक हमारे पहुंचने से पहले गांव पहुंच चुके थे और लोगों का काफ़ी रश था। आज हमारे ऑफिस का सारा अमला यहीं पहुंचा हुआ था।
सब ने अपनी अपनी ड्यूटियां संभाल ली। मैं मुतासरीन की लिस्ट थामे, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए मैंने इस हजूम में आवाज़ लगाई कि सब एक लाइन बना लिया। हजूम में खड़े सब लोग खामोशी से अपनी पोजीशन दुरुस्त करने लगे। तो दोस्तों, डेरा इस्माइल खान के इस सैलाबज़दा गाँव में इमदादी सामान की तकसीम शुरू हो चुकी है और पलवशा हजूम की लाइन में खड़ा कर रही है। लेकिन याद रखें, इस हजूम में गुल खान भी कहीं मौजूद हो सकता है, जिससे पलवशा ने पठानी का वादा किया था, और ऑफिस का सर जावेद भी मौजूद है, जिसने इसे पेशावर जाने के लिए पैसे दिए हैं, और शहजाद भी, जो इससे शादी के ख्वाब देख रहा है। जब ये सब रास्ते एक ही जगह पर आकर मिलेंगे तो पलवशा का ये झूठ और इसके नाम की शादी क्या रंग लाएगी? क्या पलवशा का राज सबके सामने फाश हो जाएगा? इस सनसनीखेज कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।